प्रतापगंज चल पर सख्ती बड़ी खबर के साथ एक ऑफिसर के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे, पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपस में बुलाई है बड़ी बैठक दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कंक्लूजन निकालते हुए बताया है कि 55 सीटों पर जीत रही है पार्टी। बताएंगे कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है दोस्तों, पूरा लिस्ट सामने आया है। और इसी के साथ में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने छेड़ दिया ओबीसी मुख्यमंत्री का राग, जिसके बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। साथ साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस के संगठन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देने पर उठाए ऐसे सवाल कि अब आरएसएस के लोगों को देना पड़ेगा जवाब दोस्तों। और इसी के साथ में आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को लेकर भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है जो अब बीजेपी के लोगों को काफी ज्यादा बुरा लग सकता है दोस्तों। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता परेश रावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। और इसी के साथ में गुजरात के पहले चरण के अंदर कौन कौन सी सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है और कहां कहां वोटिंग नहीं हुई, इन पैटर्न को लेकर बड़े बड़े पत्रकारों की ओर से भी रिपोर्ट दी जा रही है दोस्तों। चलेंगे सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात की जनता ने पहले चरण के अंदर परिवर्तन को चुना है और दूसरे चरण के अंदर प्रचंड परिवर्तन की लहर बहने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 10वें दिन आगर जिले में पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा महिला विरोधी है इस तरीके का दावा किया दोस्तों। उन्होंने अपने अंदाज में जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम के नारों की व्याख्या की है। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम के जीने के तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लोग बिल्कुल भी सबक नहीं लेते हैं। वो सिया राम कहने की जगह जय श्री राम कहते हैं। उनको सिया राम बोलने में दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनके संगठन में कोई महिलाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि जय सिया राम का मतलब ये होता है कि सीता और राम एक ही है, भगवान राम और सीता माता का नाम एक साथ आना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग महिला विरोधी सोच वाले लोग हैं और आरएसएस के संगठन में क्योंकि महिलाएं नहीं है और इसीलिए आरएसएस के लोग सिया राम नहीं बोलते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, जिस पर देखते हैं आरएसएस की ओर से क्या टिप्पणी सामने आती है। वहीं पर ओबीसी मोर्चा की बैठक का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जोड़ो यात्रा में हर वर्ग की उम्मीदों को साथ में लेकर चला जा रहा है, राहुल गांधी ने यह दावा किया है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें कि गुजरात के अंदर प्रथम चरण के चुनाव में किस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, सभी लोग बैठकर अंदाजा लगा रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह रही कि इस बार वोटिंग काफी कम हुई है, मात्र 63% के आसपास वोटिंग हुई है दोस्तों, तो तकरीबन 5% वोट शेयर पिछली बार से काफी कम है, यानी लोग निकलकर ही सामने नहीं आए। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और सारे नेताओं ने आपस में चर्चा करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 89 में से 55 सीटें मिल रही है दोस्तों। और इन सभी सीटों की लिस्ट भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देदियापाड़ा में कांग्रेस पार्टी को जीत की उम्मीद है। वहीं पर जम्बूसर, वागरा, अंकलेश्वर के साथ साथ मांडवी और खमरेज के अंदर, सूरत ईस्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है। लिंबायत में कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है। महुआ में कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है। निजार में जीत का दावा कर रही है। और इसी तरीके से 55 विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है दोस्तों। आपको बता दें कि पत्रकार आदेश रावल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पार्टी गुजरात में पहले चरण के अंदर 89 में से 55 सीटें जीत रही है। दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। पार्टी ने यह बड़ा दाव चला है। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे दोस्तों। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी दूसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ा ओबीसी कार्ड खेल गई है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि ओबीसी मुख्यमंत्री राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का बनेगा और इसी के साथ में 3 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। एक दलित समुदाय से आएगा, एक आदिवासी समुदाय से आएगा और एक अल्पसंख्यक समुदाय से आएगा। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर इस बार 125 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। प्रदेश के संगठन की कमान जगदीश ठाकुर के हाथ में है, तो आदिवासी नेता सुखराम राठवा अभी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी राज्य में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी दे सकती है। दरअसल दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस समिति के नेता और गुजरात के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर भी मौजूद रहे। सभी ने बैठकर जब आंकड़ों का हिसाब किताब लिया तो उनको लगा कि लगभग 55 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दावे से इधर बीजेपी 60 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अगले चरण के 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का दाव चलकर कहीं न कहीं इस विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की है। देखते हैं जनता के बीच में ये मैसेज कितना दूर तक जाता है। वहीं आपको बता दें कि अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल एक बार फिर से मैदान में उतरकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती नजर आई है। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मैदान में नहीं उतरा हुआ दोस्तों। लगभग सारे नेता मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बॉलीवुड के अभिनेता परेश रावल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने राजपूत समाज को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगना पड़ा था दोस्तों। और अब बीजेपी के नेताओं के प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे और इस
स्थानीय लोगों ने उनको घेरते हुए एक बार फिर से माफी मंगवाई है। आपको बता दें कि राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि आपने हमारे बारे में अभद्र टिप्पणी की है, पूरे राजपूत समाज को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश आपने की। इसके बाद जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहां से निकाल पाए परेश रावल और उन्होंने सभी के सामने माफी भी मांगी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि गुजरात के राजपूत समाज की और हर गुजराती के सरेआम बेइज्जती की बीजेपी के नेता परेश रावल ने। बाद में डरकर माफी मांगकर भाग खड़े हुए गुजराती जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। वहीं पर दोस्तों एक और बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। परेश रावल ने जब उनसे जनता ने पूछा कि महंगाई और बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, तो उन्होंने बहुत ही बेहुदा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं लेकिन उसकी कीमत नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके आसपास दिल्ली की तरह आकर बस गए तो क्या सिलेंडर का उपयोग आप उनके लिए मछली पकाने के लिए करेंगे, यानी बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे क्या? इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है दोस्तों। कहीं न कहीं पूरे बंगाली समाज को अपमानित करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए सीपीआईएम के नेता ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सीपीआईएम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बंगाल के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के पहले चरण के चुनाव के अंदर किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, अब आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि सौराष्ट्र कच्छ के 19 जिलों के अंदर 89 सीटों पर हुए चुनाव के दौरान सबसे रोचक बात यह रही कि निर्वाचन क्षेत्र जो पटेल समाज के डोमिनेटेड है वहां पर काफी कम वोट डाला गया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि जो आदिवासी समाज के प्रभुत्व वाला सीट है वहां पर सबसे ज्यादा वोट पड़ा है दोस्तों। आपको बता दें कि पहले चरण में कम वोटिंग का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब 2014 के हरियाणा में चुनाव हुए थे तो 74% के आसपास वोटिंग हुई थी, जिसके बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी दोस्तों। लेकिन 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में काम कर रही थी तब जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला वो अचानक से 8% गिर गया, जिसके बाद चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी जो पहले सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता कि 80 का आंकड़ा भी पार कर जाएगी, वो बाद में आकर मात्र 40 सीटों पर आकर रुक जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 31 पहुंच जाता है। तमाम ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें दिखाई जा रही थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज होने का सीधा मतलब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मृति ईरानी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है दोस्तों। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि एक केंद्रीय मंत्री उस दौर में जब 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था तब सिलेंडर लेकर घूमती थी, आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिसके बाद उम्मीद है कि स्मृति ईरानी की ओर से भी कोई टिप्पणी सामने आएगी दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन जो लोग बड़ी महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट किया करते थे वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ में हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जनवरी में निकलेगी, अंबाला से इसकी शुरुआत की जाएगी। दिल्ली के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने इसकी जानकारी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला से जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। ये जानकारी दिल्ली के पूर्व विधायक और सिविल सोसाइटी के प्रमुख पंकज पुष्कर ने दी है। अंबाला कैंट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा पंजाब और हरियाणा होते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करेगी। साथ साथ दोस्तों बीजेपी ने पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ शुक्रवार को बीजेपी की ओर से कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जयवीर शेरगिल को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। वहीं पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राणा गुरमीत सोढ़ी, मनोरंजन कालिया और अमनजोत कौर रामू वालिया विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया है। बीजेपी ने अचानक से पंजाब के 2 बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी दी है दोस्तों। 2024 के चुनाव में उन दोनों को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। साथ साथ आपको बता दें कि भारत के चुनाव प्रचार अभियान में नफरती भाषण को लेकर दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में नफरती भाषणों के मुद्दे को लेकर भारत के सामने ये बातें उठाते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक बयानबाजी के बारे में उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों गुजरात चुनाव को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिसके बाद ये टिप्पणी सामने आई है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के लीडर पवन खेड़ा ने भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी 55 सीटों पर चुनाव जीत रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में सचिन पायलट और राजस्थान के कई और नेताओं के साथ में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने एक रैली को संबोधित किया है। दहगाम असेंबली सीट पर रैली को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की है। वहीं पर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का वोटरों से बड़ा वादा, कहा अगर हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। यानी दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उसके बाद गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम की जमकर तारीफ की जा रही है और यहाँ तक कि कर्मचारियों के बीच में ये डिबेट का एक बड़ा कारण बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी को इसके लेकर फायदा भी पहुंच सकता है। ऐसा अंदेशा मिलने के बाद अब कर्नाटका के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा
वादा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जयवीर शेरगिल जो कांग्रेस पार्टी के कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। तो अब सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आप अपने पुराने वीडियो को कैसे हटवाइएगा, जिसमें आपने नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी सभी को निशाने पर लिया था। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर सीएम केजरीवाल ने आचार संहिता तोड़ी है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि योगा टीचर्स को जो वेतन दिया गया है वे चंदे से नहीं आया था, बल्कि मुख्यमंत्री ने विदेशी एजेंसी से आए फंड को चेक के माध्यम से बांटा है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। आयोग में जाकर हमने शिकायत भी कर दी है। बीजेपी ने केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात की है। दोस्तों, वहीं पर एमसीडी इलेक्शन को लेकर प्रचार का अंतिम दिन बीते दिन था। सारे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कल चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। एमसीडी चुनाव में आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि फिर से हादसे का शिकार हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। 2 महीने में 5वीं बार इस तरीके की घटना देखने को मिली है। साथ साथ आपको बता दें कि रवीश कुमार ने जैसे ही एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, वैसे ही सोशल मीडिया पर रवीश कुमार के चैनल में जबरदस्त बूम देखने को मिला है। दोस्तों, दरअसल रवीश कुमार के सब्सक्राइबर 5 लाख के आसपास हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद 12 लाख सब्सक्राइबर मात्र एक दिन के अंदर बढ़ गए और रवीश कुमार के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 17 लाख के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, और वीडियो पर अगर आप व्यूज की बात करेंगे तो लगभग 43 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो रवीश कुमार की लोकप्रियता उस लेवल की है कि वो एक दिन के अंदर ही लगभग 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर कराने की पूरी ताकत रखते हैं। दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनको लेकर लोगों में जो प्रेम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, यही बड़ा कारण है कि रवीश कुमार जहां भी जाते हैं जबरदस्त जन समर्थन पाते हैं। इस पर तंज कसते हुए लोगों ने सुशांत सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप कितने दिनों से अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत आप पता चल गई होगी जब रवीश कुमार यूट्यूब पर आए तो किस तरीके से उनके समर्थन में लोग अचानक से एक दिन के अंदर उनके सब्सक्राइबर बेस को 17 लाख तक पहुंचा दिया। आप लोग इस पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर मैनपुरी के चुनाव को लेकर अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल यादव के साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने जसवंत नगर के अंदर जनसभा को संबोधित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जसवंत नगर विधानसभा से ये तय होने वाला है कि मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी अच्छा खासा मार्जिन ले लेती है हर बार, जिसके कारण मैनपुरी सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी के खाते में जाती रही है। इस बार भी जसवंत नगर की सीट जिताना शिवपाल यादव के हाथ में है। देखते हैं कितना बड़ा जन समर्थन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को मिलता है और डिम्पल यादव यहाँ से कितने अंतर से मैनपुरी का चुनाव जीत पाती है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कठिन है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी के साथ में चीन के इशारे पर चीनी हैकर्स ने देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स का 5 सर्वर हैक कर लिया। दोस्तों, IFSO की ओर से ये दावा किया गया है, यानी चाइना पहले देश के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करता है और अब देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, यानी साइबर अटैक करके देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। और मोदी सरकार की चाइना की नीति पर आपकी क्या टिप्पणी है दोस्तों, क्या सही नीति चलाई जा रही है या फिर कुछ और नीति होनी चाहिए, इसमें किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर गुजरात के चुनाव खत्म होते ही शीतकालीन सत्र भी शुरू हो जाएगा। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है। आज सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे, उनको अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, जैसी जानकारी आ रही है। इसी के साथ में मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे के अंदर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने एक रोड शो किया है। दोस्तों, रोड शो में आरएलडी के प्रत्याशी मदन के समर्थन में वोट डालने की अपील की गई है। देखते हैं इस सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को कितना वोट मिलता है और बीजेपी को क्या यहाँ से शिकस्त दे पाएंगे। जयंत चौधरी आने वाले दिनों में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में कन्हैया कुमार अपने दोस्त जिग्नेश मेवाड़ी के पक्ष में वडगांव में वोट मांगने के लिए पहुंचे। जैसा कि आप लोग तस्वीरों देख सकते हैं दोस्तों, कन्हैया कुमार भाषण दे रहे हैं और उनके साथ में जिग्नेश मेवाड़ी भी हैं। दोनों गली गली में जाकर अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं वडगांव से, क्योंकि जिग्नेश मेवाड़ी मैदान में उतरे हुए हैं तो कन्हैया कुमार रैली को संबोधित भी कर रहे हैं। साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने को लेकर भाजपा के लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत तोड़ने वाले लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इससे भारत नहीं जुड़ेगा। हालांकि भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि स्वरा भास्कर भारत तोड़ने वाली कैसी है, क्या उनके पास कोई सबूत है या ऐसा ही जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो मुजफ्फरपुर के अंदर सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का एक तरीके का विरोध हो गया दोस्तों। सभा के अंदर एजुकेशन को लेकर, डिग्री को लेकर और रोजगार को लेकर विरोध करने के लिए कई सारे लोग मौजूद रहे। नीतीश कुमार जब भाषण देने सामने आए तो उनके मंच के सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद समर्थकों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर कुर्सी फेंकी है दोस्तों, जिसके बाद मामला काफी बिगड़ गया और बाद में अफरा तफरी के अंदर माहौल को शांत कराने की कोशिश की गई। हालांकि नीतीश कुमार जितना बड़ा भाषण देना चाहते थे उतना बड़ा भाषण नहीं दे पाए। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है। आरजेडी और महागठबंधन
जेडीयू के समर्थन में खड़ी है। तो एक तरीके से महागठबंधन का कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में सीधा मुकाबला है। नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगने गए थे, लेकिन इस तरीके का बवाल देखने को मिला है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर यात्रा के 2 दिन पहले शहर में पहुंचकर माहौल बनाने वाली नोएडा मीडिया का एक भी बड़ा पत्रकार सैकड़ों किलोमीटर से चल रही राहुल गांधी की पद यात्रा में शामिल होने को तैयार नहीं है। दोस्तों, रोहिणी सिंह की तरफ से तंज कसा गया है, यानी गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार नरेंद्र मोदी की रैलियों में जाकर कहते हैं कि बहुत बड़ी रैली है, प्रचंड रैली है, इतनी बड़ी रैली हमने कभी देखी नहीं, इतिहास बन गया, ये वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी प्राइम टाइम में। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 84 दिनों से लगातार चल रही है, लेकिन प्राइम टाइम में किसी गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दे, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी प्रचंड रैली अगर जनता देखेगी तो जो आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों का गुणगान गाने वाले लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोचेंगे कि महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ गई है, कम से कम एक बार सरकार बदल कर ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उन तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंचने ही नहीं दी जा रही, पहले उसे रोक दिया जा रहा है। वहीं पर जेएनयू की दीवार पर लिखा गया कि ब्राह्मणों वापस जाओ, गो बैक ब्राह्मण, और ये विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दावा किया है कि ब्राह्मणों और बनिया समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वितीय की इमारत पर तोड़फोड़ भी की गई है। इस पूरे प्रकरण में जेएनयू प्रशासन की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में क्या वापसी होगी, इस तरीके का सवाल जब कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं की वापसी कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे नेता जो पार्टी से अलग हो चुके हैं लेकिन शांत बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, तो उनकी दोबारा कांग्रेस पार्टी में वापसी जरूर हो सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता जो लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी वापसी कभी नहीं होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो पार्टी छोड़ने के बाद लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, और अगर कोई नेता ऐसा कर रहा है तो उसकी वापसी का कोई चांस ही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे उसके बाद अंदेशा जाहिर किया जाता है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर असम सीएम का दावा, कहा हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते। गुजरात दंगों का जिक्र करके बोले, कहा हिंदू शांति प्रिय है, वे जिहाद में विश्वास नहीं रखता। दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से क्लीन चिट दे रहा है। इसी के साथ में ठग सुकेश ने तिहाड़ में डीजी को लिखा लेटर, कहा मेरी जान को खतरा है, जेल बदलने की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके का काल बन चुके सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर से लेटर बम फोड़ते नजर आए, और जो उन्होंने टिप्पणी की है दोस्तों, इसके बाद मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा, काफी तूल इस मामले को मिलने वाला है। जो भी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया के लोग कर रहे थे दोस्तों, लेकिन अब हकीकत निकलकर सामने आने लगी है। सबसे पहले बार बार एम्बुलेंस को पास दिए जाने का जो एक स्क्रिप्ट है वो भी खुलकर सामने आने लगा है। लोगों ने दावा किया है कि पहले से ही प्री डिफाइन होता है कि किस तरीके से एम्बुलेंस आएगा, प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी पीछे करेंगे, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देंगे और मीडिया में सुर्खी बनेगा। एक तरीके से स्क्रिप्टेड बताया गया दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के नेता ने दावा किया है कि पिछले 4 मिनट से वो एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का काफिला आता है, फिर एम्बुलेंस को जगह दी जाती है। इसी के साथ में आपको बता दें कि रोड शो के दौरान जगह जगह जाम देखने को मिला है, यहाँ तक कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं वो सारी की सारी आधे दिन तक पूरी ठप नजर आई दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर, हो सकता है सच भी हो या झूठ भी हो, मीडिया में नाम जरूर कमा लिया, लेकिन हकीकत ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान कई सारे और एम्बुलेंस जाम में फंसे रहे और घंटों फंसे रहे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये कौन सा रोड शो है जो लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है केवल चंद वोटों के लिए। दोस्तों, पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है। एक और बड़ी खबर की माने तो जनसभा में बोले बीजेपी के प्रत्याशी, कहा बोगस वोट करो या बूथ के अंदर कुछ भी करो, अपने 3000 वोट डालो। इस तरीके का बयान बीजेपी के एक और प्रत्याशी ने देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। पंचमहल जिले के 5 विधानसभा सीट कालोल और सहरा सीट पर जातिवादी गणित का खासा असर रहता है। इस बार मौजूदा विधायक के वायरल वीडियो काफी चर्चे में है दोस्तों। आपको बता दें कि कलोल से बीजेपी प्रत्याशी जे जगत के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने लोगों से फर्जी वोटिंग करने को कहा है, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और एक तरीके से इलेक्शन क्राइम करने के लिए लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कोई संज्ञान लेगा, कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? वहीं पर रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी का तंज, कहा मोदी जी अब तो एनडीटीवी का इंटरव्यू एक बार हो जाना चाहिए, अब क्या डरना। रवीश कुमार ने भी एनडीटीवी छोड़ दिया है, कम से कम अब एनडीटीवी को ही इंटरव्यू दे दीजिए। इसी के साथ में दोस्तों थम गया चुनावी शोर, आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। 4 दिसंबर को मतदान, यानी कल मतदान किया जाएगा। 6 बजे तक लगातार वोट डाले जाएंगे। किस तरीके का ट्रेंड निकलकर सामने आएगा आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि 250 वार्ड के अंदर 1349 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन सी पार्टी फिर से जीत कर आएगी या फिर परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या आंकड़ा रहेगा, ये सारी चीजें कल शाम तक क्लियर हो जाएंगी।
वहीं पर अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम को एक खुला ऑफर देते हुए कहा कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, समाजवादी पार्टी तुम्हारा समर्थन कर देगी। दरअसल डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फिर से ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि क्या डेप्यूटी सीएम बने हुए हो, 100 विधायक लेके आओ, हम तुम्हें सीएम बनवा देंगे। क्योंकि दोस्तों अखिलेश यादव भी जानते हैं कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में राजनीतिक तौर पर काफी विरोधाभास है, जिसके बाद ये ऑफर दिया गया है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।